Dear students, you are most welcome in video class of test prep biology. I am Sanjay Dwivedi. जो टॉपिक हम लोग का पिछले वीडियो क्लास से चल रहा है उसका नाम जेनेटिक्स है और टोटल वीडियोस जो अब तक अपलोड हुए हैं वो 71 है, यानी ये लेक्चर 72 है। इस वीडियो में हम आपको मेंडल के रूल्स पढ़ने वाले हैं, बल्कि मेंडलिज्म के बारे में बताने वाले हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे कोई भी लॉ प्रपोज नहीं किया। उन्होंने अपने कंक्लूजन्स को जिस टाइटल के नाम से पब्लिश किया उसका नाम था द एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इसको रीपब्लिश कराने वाला साइंटिस्ट ह्यूगो ड्यूरिस थे, जो 1901 में फ्लोरा नाम की मैगजीन में रीडिस्कवरी को रीपब्लिश किया। Mendel himself did not propose any law of inheritance. It was Karl Lorenz who thought that the conclusions of Mendel's experiment could lead in the form of laws. ये कार्ल कोरेंस के दिमाग की उपज थी। उन्होंने ये सोचा कि एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किए उसके कंक्लूजन के आधार पे हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज कर सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट कार्ल कोरेंस proposed two laws. One is law of segregation, that is the law of purity of gametes. इसी का एक और भी नाम है the law of mixing of gametes या mixing of alleles। जो दूसरा लॉ है कोरेंस के द्वारा प्रपोज किया हुआ उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और द लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। यदि आप बुक्स पढ़ें तो आपको इनहेरिटेंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में एक और लॉ सुनने को मिलेगा और उसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो पहले हम आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस का आइडिया देते हैं, फिर हम आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस को आप ऐसे समझिए, कोई भी कैरेक्टर का कंट्रोल इनहेरिटेंस में जीन से, और डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक जीन के दो फॉर्म पाए जाते हैं क्योंकि उनके पास एक ही क्रोमोसोम नहीं है, एक क्रोमोसोम के दो सेट हैं। तो हर जीन का दो फॉर्म होगा और उन फॉर्म्स को हम एलील्स कहते हैं, यानी हर जीन के टू एलील्स। तो इफ एन इंडिविजुअल हैज two different alleles for same gene controlling a particular character, then only one of them expresses itself. बात को समझिए, यदि किसी ऑर्गेनिज्म में दो डिफरेंट एलील एक ही जीन के हों जो कि एक निश्चित कैरेक्टर को इनहेरिटेंस में कंट्रोल कर रहा है, तो उन दो डिफरेंट एलील में से कोई एक ही अपने को एक्सप्रेस करता है, and that allele which expresses itself is called dominant, and the allele which does not express is known as recessive. और इस डोमिनेंट एलील के इनहेरिटेंस की पढ़ाई लॉ ऑफ डोमिनेंस है। फिर समझा देते हैं। If an individual having two different alleles for a gene controlling a particular character, only one of them express itself. Such allele is known as dominant allele, and the allele which does not express in heterozygous condition is called recessive allele. And the inheritance of dominant allele is known as law of dominance. वह कोई भी allele, जैसे हमने कैपिटल T स्मॉल t लिया, ये दो एलील हैं जो एक ही जीन के हैं, जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसका नाम है हाइट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इस सिचुएशन में सिर्फ कैपिटल टी अपने को एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब यह डोमिनेंट है। स्मॉल टी अपने को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रिसेसिव है। ये बात याद रखना है और यही लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक और बात इसको भी आप याद रखिएगा, जो डोमिनेंट एलील होते हैं
वे ही वाइल्ड, यानी किसी कैरेक्टर को वाइल्ड बताया जाए तो डोमिनेंट, जो वाइल्ड नहीं होता वो म्यूटेंट होता है, और म्यूटेंट्स आर मोस्टली रिसेसिव। वाइल्ड, डोमिनेंट, वाइल्ड को या डोमिनेंट को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जबकि रिसेसिव को स्मॉल लेटर। वाइल्ड में कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट है तो एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट एलील होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन एक्सप्रेस करती है, इसलिए इसके प्रेजेंस को हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है प्लस प्लस। यदि कैपिटल लेटर से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्लस प्लस। रिसेसिव एलील हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं करता, इसलिए इसको हम माइनस माइनस। ये कॉम्बिनेशन याद रखे रहेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े ही इंपॉर्टेंट। डोमिनेंट एलील वाइल्ड होते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन हम कैपिटल लेटर्स करते हैं, यदि कैपिटल लेटर्स नहीं करते तो प्लस प्लस साइन से करते हैं। रिसेसिव एलील म्यूटेंट होते हैं, मोस्टली म्यूटेंट रिसेसिव होते हैं, इनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि स्मॉल लेटर से नहीं रिप्रेजेंट करना हो तो इनको हम माइनस माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के खिलाफ, जैसा कि हमने बताया कि कार्ल कोरेस ने मेंटलिज्म को जो प्रपोज किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के तौर पे, वो दो ही लॉ थे। ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स मोनोफैक्टरी क्रास, कार्ल कोरेस प्रपोज्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी का नाम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है। आप इसको कैसे समझें? जब मेंडल ने मोनोफैक्टरी क्रॉस कराया, एक कैरेक्टर लेते हैं समझाने के लिए आपको, स्मूथ सीट, कैपिटल एस ये डोमिनेंट कैरेक्टर था और प्योर फॉर्म। जब जब प्योर फॉर्म में कोई कैरेक्टर रहेगा तो उसको हम होमोजाइगस कंडीशन में लिखेंगे। होमोजाइगस का मतलब है आइडेंटिकल एलील, कैपिटल एस। जो दूसरा था वो रिसेसिव कैरेक्टर है और वह है रिंकल्ड सीट, और उसका जीनोटाइप स्मॉल एस। जब इनके बीच क्रॉस कराएगा, ये दोनों कितने प्रकार के गैमेट बनाएंगे? एक ही प्रकार के गैमेट। कैसे पता? कोई भी जीनोटाइप यदि होमोजाइगस कंडीशन में ही हो तो उसके द्वारा बनने वाला गैमेट का प्रकार एक ही होता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। यदि कोई एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में जीनोटाइप रिप्रेजेंट करा रहा है तो उसमें फार्मूला लगाया जाता है 2 पावर n, where n is the number of heterozygous allele in a gene। यह चूंकि होमोजाइगस ही है, ये दोनों के द्वारा एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे। इसमें जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल एस बनेगा, इसमें जो गैमेट बनेगा वो स्मॉल एस होगा, और फ्यूजन के बाद यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जीनोटाइप कैपिटल एस स्मॉल एस, और ये F1 प्रोजेनिंग होगी और विजिबली ऑल स्मूथ सीड। अब मेंडल को एक बात समझ में नहीं कि हमने स्मूथ और रिंकल्ड के बीच क्रॉस कराया और रिंकल्ड कैरेक्टर ही अगली पीढ़ी में गायब, क्या वो गायब हो गया? इसको चेक करने के लिए उन्होंने इसकी प्योरिटी को जांचने के लिए सेल्फिंग कराई। प्योर को चेक करने का यही पहचान है, सेल्फिंग। सेल्फिंग करने पर यदि सारे के सारी प्रोजेनी पेरेंटल टाइप आती है, इसका मतलब उसके पेरेंट होमोजाइगस। इसीलिए F1 का उन्होंने सेल्फिंग कराया, और सेल्फिंग कराएंगे तो मेल और फीमेल पेरेंट दोनों के लिए दो दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। कैसे पता? दो प्रकार के बनेंगे। यहाँ पे एक हेटेरोजाइगस एलील पेयर है, यानी n की वैल्यू 1 है, तो 2 टू पावर n बराबर 2। यहाँ एक गैमेट बनेगा कैपिटल एस, यहाँ दूसरा बनेगा स्मॉल एस, यहाँ कैपिटल एस, यहाँ स्मॉल एस। इसके इनके बीच फ्यूजन होने पे कैपिटल एस, इनके बीच फ्यूजन होने पे कैपिटल एस स्मॉल एस, इनके बीच फ्यूजन होने पे कैपिटल एस स्मॉल एस, इनके बीच फ्यूजन होने पे स्मॉल एस। इसका मतलब एक कैपिटल एस
दो कैपिटल एस स्मॉल एस और एक स्मॉल एस, यानी यह तो इसका जीनोटाइप रेशियो हो गया। देखने में देखें तो ये कैपिटल एस वाले एक जैसे दिखेंगे, स्मूथ दिखेंगे, और इनकी संख्या टोटल 3 हो जाएगी, और एक जो होगा वह रिंकल्ड दिखेगा, यानी अगली पीढ़ी में रिंकल्ड कैरेक्टर वापस आ गया। इसका मतलब वह F1 जनरेशन में कैपिटल एस स्मॉल एस आपस में मिक्स या ब्लेंड या इम्प्योर नहीं हुए थे। जब ये एक साथ पड़े रहे और जब इनको अवसर मिला गैमेट बनाने का, ये सेग्रीगेट कर गए, सेपरेट कर गए। इसीलिए रूल का नाम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, और इनमें आपस में मिक्सिंग नहीं हुई, इसलिए इनका नाम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इस लॉ के अनुसार क्या है समझिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when a pair of alleles are brought together in F1 hybrid, then they remain together without mixing with each other and separate complete and pure during gaptogenesis. आगे इसके बारे में बताया जा रहा है कि दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी आगे जो भी हम लॉ पढ़ेंगे वहां भी प्योरिटी ऑफ गैमेट का लॉ लागू रहेगा, यानी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है। हम इसी बात को यहां लागू करके दिखाते हैं। When a pair of alleles are brought together in F1 hybrid, ये हाइब्रिड बोल दिया, इसका मतलब हेटेरोजाइगस, यानी जो ये पेयर ऑफ एलीन ब्रॉट टुगेदर किए जा रहे हैं वो सिमिलर नहीं होंगे, डिसिमिलर होंगे। डिसिमिलर होंगे तभी उसको हम हेटेरोजाइगस कहेंगे। यदि हम हाइब्रिड नहीं बोलते तो हमको बोलना पड़ता इफ ए पेयर ऑफ कंट्रास्ट एलीन्स आर ब्रॉट टुगेदर इन F1, हाइब्रिड ना बोले तो। यदि हम हाइब्रिड बोल दे रहे हैं तो कंट्रास्ट नहीं भी बोलेंगे तो कंट्रास्ट ही होंगे, क्योंकि हाइब्रिड्स आर ऑलवेज हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस हैव अनआइडेंटिकल एलीन्स, कैपिटल एस स्मॉल एस। So when a pair of alleles are brought together in F1 hybrid, then they remain together without mixing with each other, and only one of them express itself. That's why all progeny of F1 hybrid are smooth. इसी वजह से सारी की सारी प्रोजेनी F1 जनरेशन की स्मूथ है, क्योंकि इन दोनों में से सिर्फ एक ही अपने का एक्सप्रेशन दे रहा है, और जो एक्सप्रेशन दे रहा है उसको हम डोमिनेट, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का। अब जब हम इनका सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग कराएंगे तो इनको गैमेट बनना होगा, और गैमेट बनाते समय मियोसिस होगी। मियोसिस के एना फेज फर्स्ट में आधे क्रोमोसोम एक पोल पे और आधे क्रोमोसोम एक पोल पे, यानी अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। इसी वजह से कैपिटल एस अलग और स्मॉल एस अलग, और जो ही ये अलग हुए तो ये रैंडम फ्यूजन करके चार ऑप्शंस दिए, यानी चार प्रोजेनी बनाए, और चार प्रोजेनी में से तीन स्मूथ थे और एक रिंकल्ड था, यानी 3:1 इज phenotype ratio of monohybrid grass, while 1:2:1 is genotype ratio of monohybrid grass. पूछा जाएगा मेंडल्स के लॉ में से कौन सा यूनिवर्सली एप्लीकेबल है? द राइट आंसर इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल्स के रूल में यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। कार्ल कोरेंस ने मेंडल के सेकंड एक्सपेरिमेंट, जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, उसको बेसिस बनाकर जो रूल प्रपोज किया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम पे, उसका नाम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, या लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन भी इसी को कहते हैं। इसके पहले जो लॉ पढ़े वह लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स था, और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ थी, जबकि लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट is not universally applicable, ये सब पे लागू नहीं होता। अब आप एग्जाम में यदि सवाल आ गया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल फॉर, तो आपका आंसर है इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली those genes which are located on different homologous chromosome। यह सिर्फ उन जीन्स के लिए लागू होगा जिनकी उपस्थिति अलग अलग homologous chromosome, यदि एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे होंगे तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो फ्री नहीं होंगे, वो लिंक्ड होंगे, और जो लिंक्ड होते हैं उनके लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है,
यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लिंक्ड जीन्स. लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन. तब एक बात समझिए, मेंडल को ये चीज जब पहला एक्सपेरिमेंट कर लिए मोनोहाइब्रिड का, तो एक चीज समझ में आया कि क्या जब हम डाई हाइब्रिड का क्रॉस कराएंगे तो मोनोहाइब्रिड का क्रॉस कराने वाला जो फॉर्मूला लागू था वो लागू रहेगा. आपका आंसर है मेंडल ने डाई हाइब्रिड जब क्रॉस कराया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने से मेंडल ने, इसका मतलब लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट लागू. मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो कैरेक्टर कंसीडर किया था, जो हम ले रहे हैं, दो कैरेक्टर हैं. एक कैरेक्टर था कलर कॉटिलेडन, जिसका कलर येलो होता है और ये डोमिनेंट है. इसको हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे. रिसेसिव ग्रीन कलर है और इसको हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे. जो दूसरा उन्होंने कैरेक्टर लिया वो सीड शेप या शेप ऑफ सीड है, और इसका जो डोमिनेंट फॉर्म है वो राउंडेड या स्मूथ है, इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे. और जो रिंकल्ड फॉर्म है उसको हम स्मॉल आर से, ये रिसेसिव है और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे. अब हम इसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं. यदि डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर एक पेरेंट में हो तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, और दोनों कैरेक्टर यदि रिसेसिव फॉर्म में हो किसी पेरेंट में तो स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल. ये येलो एंड राउंड है, ये ग्रीन एंड रिंकल्ड है. इनका क्रॉस जब हम कराएंगे, ये P1 है, पेरेंट 1 है, ये पेरेंट. जब इनका हम क्रॉस कराएंगे तो इन दोनों से एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा. इसके द्वारा बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसके द्वारा बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर. क्यों एक प्रकार का बनेगा? क्योंकि होमोजाइगस. होमोजाइगस जीनोटाइप्स always produce only one type of gamete. Yeah, all gametes are similar in case of homozygous genotype. इनके बीच फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने पे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये एक ऑर्गेनिज्म बना F1 में. और ये ऑल के ऑल येलो एंड राउंड सीड वाले. अब उन्होंने सर्फिंग करा. सर्फिंग कराने पर F1 से 4 प्रकार के गैमेट. कैसे पता? यहाँ दो हेटेरोजाइगस सेल हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल. इसको हम थोड़ा और सुधार लिख रहे हैं आपके समझाने के लिए. कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल. और ये जो 4 प्रकार के गैमेट होंगे उसमें से एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक प्रकार होगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, अगला प्रकार होगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, और एक प्रकार होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर. 1 2 3 और 4. ऐसे ही 4 फीमेल के लिए बनेंगे और इनके बीच जब रैंडम फ्यूजन होगा तो कुल 16 टाइप के प्रोजेनी बनेंगे. 16 प्रोजेनी. और इनका जो फिनोटाइप होगा गैमेट के अकॉर्डिंग, जितने प्रकार के गैमेट बनते हैं उतने प्रकार की प्रोजेनी. ये बात याद रखना. टाइप ऑफ प्रोजेनी इज इक्वल टू टाइप ऑफ गैमेट्स. टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इज इक्वल टू गैमेट्स स्क्वायर. ये फार्मूले हैं, आपको शॉर्टकट ट्रिक्स. ये जो 16 बनेंगे उसमें से 9 इस फिनोटाइप वाले होंगे, 3 इस फिनोटाइप वाले होंगे, 3 इस फिनोटाइप वाले होंगे और 1 इस फिनोटाइप वाले. टोटल इनकी संख्या 16 होगी. यह इनका F2 जनरेशन का फिनोटाइप होगा. यदि इनका हम जीनोटाइप निकालें, यदि इनका हम जीनोटाइप जानना चाहें तो इनका जीनोटाइप होगा 1:2:2:4:1:2:1:1:3:3:9. ये छूट गया है. 1:2:2:4:1:2:1:2:1:3:3:3. अब
ये रूल क्या कहता है? According to law of independent assortment, when two pairs of independent alleles are brought together in F1 hybrid. देखिए ये F1 hybrid है. Two pairs of independent alleles are brought. कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r. ये कैपिटल स्मॉल होने की वजह से हाइब्रिड हो गए और दो पेयर में है जो बाद में प्रश्न में कहा जाता है. When two pairs of independent alleles are brought together in F1 hybrid, they show independent dominant effect. जैसा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में था, यानी कैपिटल Y स्मॉल y पे डोमिनेंट रहेगा, कैपिटल R स्मॉल r पे डोमिनेंट रहेगा, कैपिटल R कैपिटल Y से या कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R से इन्फ्लुएंस नहीं होगा. यानी कैपिटल Y और कैपिटल R दो इंडिपेंडेंट डोमिनेंट एलील हैं, दोनों अपना एक्सप्रेशन करेंगे. They show independent dominant effect in the formation of gametes. गैमेट बनाते समय भी अलग-अलग अपना रोल प्ले करेंगे. कैपिटल Y कैपिटल R एक साथ थे, लेकिन यहाँ देखिए कैपिटल Y के साथ स्मॉल r भी हो गया, यानी इंडिपेंडेंट डोमिनेंट इफेक्ट दिखा रहे हैं. और दे शो इंडिपेंडेंट डोमिनेंट इफेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. अब आगे बोल रहे हैं कि जो पीछे का लॉ था जिसको हम बोलते थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन occurs and factors assert themselves independently at random and freely. ये एट रैंडम ही हुए, तभी ये 2 से 4 हुए. ये तो हम दो ही प्रकार के जीनोटाइप, लेकिन ये 4 प्रकार के बने. तो ये एट रैंडम है और फ्रीली है कब? जब इनकी गैमेटोजेनेसिस हो रही है. गैमेटोजेनेसिस कब? जब F1 का हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे. सेल्फ क्रॉस कराएंगे तभी हमको F2 जनरेशन प्राप्त होगा. और इस प्रकार से ये जो सिर्फ एक एक दो प्रकार के जीनोटाइप थे, ये 9 टाइप्स के जीनोटाइप में कन्वर्ट हुए, क्योंकि इनके बीच आपस में जो फ्यूजन था, असॉर्टमेंट था, वो इंडिपेंडेंट था, एट रैंडम था और फ्री था. यानी कोई किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था. क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज दे वर लोकेटेड ऑन डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम. यदि एक क्रोमोसोम पे होते तो वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते, और इन दैट सिचुएशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन नहीं होता. फिर हमको लिंकेज पढ़नी होती है. एक बात और जो इसके संबंध में, दिस लॉ प्रूव्स दैट द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर कैरेक्टर. डाई हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ, उससे ये प्रूफ हो गया कि एक कैरेक्टर का असॉर्टमेंट दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट. असॉर्टमेंट का मतलब आप ट्रांसफर समझेंगे. तो ये रहा मेंडल के एक्सपेरिमेंट के आधार पर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का कंप्लीट ज्ञान. मुझे आशा आपको समझ में आया होगा. यदि अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आकर लिखें, मैं आपको आंसर दूंगा. थैंक यू सो मच.